हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पे। और आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन है यहाँ पे सब एक वाक्य में उत्तर वाले, यानी वन लाइन फैक्ट आंसर है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी भी अनिषेचित अंड से अगर भ्रूण का विकास हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो किसी भी अनिषेचित मतलब अनफर्टिलाइज्ड, तो अनफर्टिलाइज्ड एग से अगर एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो इसका राइट आंसर आप कर लेंगे क्या? पार्थिनोजेनेसिस। क्या लिख लेंगे? पार्थिनोजेनेसिस। तो किसी भी अनिषेचित अंड से यदि भ्रूण का विकास हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी भी पुष्पीय पौधों में भ्रूणपोष की सूत्रगुणिता क्या होती है। अगर मान लीजिए कोई फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें जो एंडोस्पर्म होता है यानी जो भ्रूणपोष होता है उसकी सूत्रगुणिता क्या होती है। तो उसकी सूत्रगुणिता हमेशा आपको याद रखना है कि ट्रिप्लॉइड होती है यानी कि 3n। तो किसी भी पुष्पीय पौधों में यानी कि आवृतबीजी पादपों के अंदर जो एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष होता है इसकी सूत्रगुणिता कैसी होती है? हमेशा ट्रिप्लॉइड होती है, या आप हिंदी में त्रिगुणित भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीज रहित फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो कोई ऐसा फल बने जिसमें बीज ना हो तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको करना है क्या? पार्थिनोकार्पी। तीसरे का राइट आंसर आपको नोट कर लेना है क्या? पार्थिनोकार्पी या अनिषेक फलन। चौथा क्वेश्चन है, एक बीज से अगर एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। यानी बीज केवल एक ही रहेगा लेकिन इससे कई सारे एम्ब्रियो डेवलप हो जाएंगे तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी। अगला क्वेश्चन है कि पराग कणों का पराग कोश से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। जब परागकण यानी कि पोलन ग्रैंड कहां से ट्रांसफर होता है? किसी भी पराग कोश या एंथा से निकल करके कहां जाता है? वर्तिकाग्र की सतह पे जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं यानी कि पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है। यानी जो अंदर वाली भित्ति होती है गर्भाशय की, गर्भाशय में टोटल 3 भित्तियां होती है जिसमें जो आंतरिक परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। तो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना क्या? एंडोमेट्रियम। अगला क्वेश्चन है, पूर्व शुक्राणुओं का कायांतरण। पूर्व शुक्राणुओं का कायांतरण क्या कहलाता है। तो देखिए, पूर्व शुक्राणुओं का कायांतरण क्या कहलाता है? या तो आप इसको शुक्र कायांतरण लिख सकते हैं या आपको इंग्लिश से लिखना है तो आप इसको स्पर्मियोजेनेसिस लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन से शिशु जन्म तक की जो अवधि होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है, किसी भी शिशु का जन्म नहीं हो जाता है, तब तक की जो अवस्था होती है या तब तक की जो अवधि होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं गर्भावधि। क्या बोलते हैं? गर्भावधि बोलते हैं। तो निषेचन से लेकर के शिशु जन्म तक की जो अवधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? गर्भावधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंडाशय से द्वितीय अंडक कोशिका का मुक्त होना क्या कहलाता है। तो किसी भी अंडाशय से देखिए जब द्वितीय अंडक कोशिका यानी ओवम जो है बाहर निकलता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग। तो इसका राइट आंसर आप क्या लिख लेंगे? अंडोत्सर्ग। अगला क्वेश्चन है, कोरक पुटी का गर्भाशयी दीवार से चिपकना क्या कहलाता है। जो कोरक पुटी होता है जब ये गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रोपण। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रोपण। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गोनेरिया रोग कहां होता है। यह पूछा गया कि गोनेरिया रोग जो होता है कहां होता है। तो गोनेरिया जो है एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है जो कि कहां होता है? तो यह मूत्र मार्ग में होता है यानी कि यूरेथ्रा में होता है। कहां होता है? यह होता है मूत्र मार्ग में। तो यह भी आपको याद रखना है, कहां होता है? मूत्र मार्ग के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, सिफिलिस रोग किससे होता है। तो सिफिलिस रोग आपको बताना है किसके कारण होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि सिफिलिस रोग और गोनेरिया दोनों ही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड यानी कि यौन संक्रमित रोग होते हैं। गोनेरिया रोग कहां होता है? मूत्र मार्ग में होता है। सिफिलिस रोग भी कहां होता है? यह भी मूत्र मार्ग में होता है। यहां पे पूछा गया कि सिफिलिस रोग किसके कारण होता है यानी किससे होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो सिफिलिस रोग होता है यह किसके कारण होता है? यह होता है बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण? यह होता है बैक्टीरिया के कारण। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिक असामान्यताओं के जन्म पूर्व अभिज्ञान की विधि क्या कहलाती है। कोई भी मान लीजिए
बच्चा अगर वो गर्भाशय के अंदर है तो आनुवांशिक असामान्यताओं का हम पता लगा सकते हैं। मतलब गर्भ में ही यदि कोई बच्चा है तो उसमें यदि कोई विकृतियां हैं तो उसका हम पता लगा सकते हैं। तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि उस विधि का नाम बताना है, उस टेक्निक का या उस तकनीक का नाम बताना है जिसके द्वारा हम आनुवांशिक असामान्यताओं का पता लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमनियोसिंथेसिस। क्या हो जाएगा? एमनियोसिंथेसिस। तो एमनियोसिंथेसिस विधि के माध्यम से हम किसी भी प्रकार से आनुवांशिक असामान्यताओं का जन्म से पहले ही पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाधारण करने की जो अक्षमता होती है, अगर कोई फीमेल या कोई भी लेडीज या स्त्री गर्भाधारण करने में सक्षम नहीं है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? मतलब गर्भाधारण करने की जो अक्षमता होती है इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं अनुर्वरता। क्या कहते हैं? इसे आपको याद रखना है, इसे हम कहते हैं अनुर्वरता। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अनुर्वरता। अगला क्वेश्चन है कि IVF, इसका सबसे पहले तो आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या हिंदी में इसको हम बोलते हैं पात्रे निषेचन। क्या बोलते हैं? पात्रे निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आपसे पूछा गया है कि किसी भी IVF उपचार से जन्म लेने वाला प्रथम शिशु, मतलब IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से कौन सा पहला शिशु बना था, उसका आपको नाम बताना है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुइस ब्राउन। क्या याद रखना है आपको? इसका राइट आंसर आपको याद रखना है लुइस ब्राउन। तो लुइस ब्राउन टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से या IVF के माध्यम से जन्म लेने वाला पहला बच्चा था या पहला शिशु था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, युग्मकों की शुद्धता के संबंध में मेंडल द्वारा दिए गए नियम को क्या कहते हैं? मेंडल ने टोटल 3 नियम दिए थे, जिसमें से आपको बताना है कि मेंडल ने जो युग्मकों की शुद्धता के संबंध में, यानी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, जो युग्मकों की शुद्धता है उसके संबंध में जो नियम दिया था उस नियम को हम क्या बोलते हैं? तो उस नियम को हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथक्करण का नियम। तो इसका राइट आंसर आपको क्या कर लेना है? पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का जो नियम है यह युग्मकों की शुद्धता के संबंध में दिया गया है, इसीलिए इसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहते हैं, यानी कि युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो गुणसूत्र शब्द का यहां पे प्रयोग पूछा गया है, सबसे पहले किसने किया था? तो आपका राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? वाल्डेयर ने। वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले गुणसूत्र टर्म का या क्रोमोसोम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। यदि आपसे पूछे कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी तो आपको याद रखना है कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी। किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। लेकिन यदि आपसे पूछे कि गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया तो आपको याद रखना है वाल्डेयर ने। अगला क्वेश्चन है मानव में कितने संलग्नता समूह पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है मानव में कितने संलग्नता समूह पाए जाते हैं? 23, यानी 23। तो 23 संलग्नता समूह मानव के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संलग्नता की खोज किसने की? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संलग्नता की खोज यहां पे पूछा गया है। तो संलग्नता की खोज किसने की थी? वाटसन एवं, आपको लिखना है यहां पे वाटसन एवं पुनेट ने। किसने की थी? वाटसन एवं पुनेट ने। तो संलग्नता की खोज यानी लिंकेज की खोज किसने की थी? वाटसन एवं पुनेट ने की थी। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है, यानी जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, कौन से गुणसूत्र से होता है? मतलब किस गुणसूत्र के कारण मानव के अंदर लिंग का निर्धारण होता है? ऐसा कौन सा गुणसूत्र है जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाई क्रोमोसोम। क्या हो जाएगा? बाई क्रोमोसोम जो होता है मेल के अंदर, यही लिंग का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण संलग्नता यानी कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज यहां पे आपसे पूछा गया है कि यह किस जीव में दिखाई देती है? मतलब पूर्ण संलग्नता किसके अंदर पाया जाता है? तो आपको याद रखना है मेल ड्रोसोफिला के अंदर। किसके अंदर? मेल ड्रोसोफिला के अंदर, यानी कि नर ड्रोसोफिला के अंदर। तो इसका राइट आंसर आपको कर लेना है नर ड्रोसोफिला। तो नर ड्रोसोफिला के अंदर पूर्ण संलग्नता यानी कि कंप्लीट लिंकेज दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है कि टर्नर सिंड्रोम से ग्रस्त यदि कोई महिला है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न एक रोग है। तो यहां पे पूछा गया टर्नर सिंड्रोम के बारे में। तो
तो टर्नर सिंड्रोम में आपको याद रखना है कि अगर किसी भी महिला टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है तो उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, एक कम हो जाती है, यानी कि गुणसूत्रों की क्या हो जाती है, मोनोसोमी हो जाती है। अगर 23 जोड़े गुणसूत्रों में से यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, तो उनमें से एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। अगर 46 की जगह किसी भी महिला के अंदर 45 गुणसूत्र हो जाते हैं, मतलब वो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यानी एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, मोनोसोमी हो जाती है, अर्थात एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला के अंदर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपूर्ण प्रभाविता, जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अपूर्ण प्रभाविता का यहां पे आपसे एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण पूछा गया है। तो अपूर्ण प्रभाविता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है, आपको लिख लेना है, मिराबिलिस जलापा। क्या होता है, मिराबिलिस जलापा। तो मिराबिलिस जलापा इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। तो मिराबिलिस जलापा, जिसको कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में गुलाब बांस के नाम से भी जानते हैं, तो अपूर्ण प्रभाविता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो अनुवांशिकी का जनक हम किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना कि अनुवांशिकी का जनक हम कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो आपको याद रखना कि मेंडल को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकी का जनक कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी से संबंधित ही है कि आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए अनुवांशिकी का जनक तो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। यहां पे पूछा गया है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, यानी कि आधुनिक अनुवांशिकी का जनक। तो आधुनिक अनुवांशिकी का जनक हम किसे कहते हैं, विलियम बेटसन को। किसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं विलियम बेटसन को। आपको याद रखना है विलियम बेटसन, विलियम बेटसन। तो इन्हें हम आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहते हैं, क्योंकि अनुवांशिकी शब्द जो है ये भी विलियम बेटसन ने ही दिया था। तो आधुनिक अनुवांशिकी का हम जनक किसे कहते हैं, विलियम बेटसन को। फिर एक और क्वेश्चन है अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स से संबंधित ही, यहां पे पूछा गया प्रयोगात्मक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि प्रयोगात्मक अनुवांशिकी का जो जनक है वो कहा जाता है टी.एच. मॉर्गन को। किसे कहा जाता है, टी.एच. मॉर्गन को। तो ये आपको याद रखना है, प्रयोगात्मक अनुवांशिकी का जनक हम किसे कहते हैं, टी.एच. मॉर्गन का। कभी कभी देखिए आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कोशिकीय अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है किसे कहते हैं, मूलर नामक साइंटिस्ट को कहते हैं। तो मूलर को हम कोशिकीय अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रूपांतरण की खोज किसने की। तो किसी भी बैक्टीरिया के अंदर जो रूपांतरण होता है उसकी खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ ने। किसने की थी, ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर रूपांतरण की खोज की थी। अगला क्वेश्चन यहां पे ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन से संबंधित है कि अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। तो देखिए अनुलेखन में कौन सा एंजाइम भाग लेता है, तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन की प्रक्रिया में भाग लेता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एयूजी कौन सा कोडान है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि एयूजी क्या होता है, यह एक आरंभन कोडान है। कैसा कोडान है, यह एक आरंभन कोडान होता है और ये एक विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड करता है जिसका नाम है मेथियोनिन। क्या नाम है, मेथियोनिन। यानी जो एयूजी कोडान होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आरंभन कोडान कहते हैं और यह मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा ओपरान अवधारणा यानी ओपरान मॉडल किसने दिया था या किसने प्रस्तुत किया। तो ओपरान मॉडल आपको याद रखना किसने दिया था, जैकब एवं मोनार्ड ने। किसने दिया था, जैकब एवं मोनार्ड ने। जैकब एवं मोनार्ड यहां पे आपको नोट कर लेना है। तो इस प्रकार से देखिए यहां पे हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमने यहां पे कराया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही यहां पे मान लीजिए ये हमारा क्या है, पार्ट 1 है। क्रमशः इसके अलावा भी हम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कई पार्ट में हम क्रमशः वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लाएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।